हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राज फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एजुकेशन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी कुछ कम जरूर हुआ है, पर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो अभी हम सब लोगों को घर में ही रहना है, ऑनलाइन स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है। आज हम आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा पार्ट कूलॉम्स लॉ का वीडियो लेकर आ रहे हैं। So first we are going to be discussing here what is the Coulomb's law. Coulomb's law से पहले हम एक और लॉज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली लगभग Coulomb's लॉ के जैसा ही है, जो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर या 11th क्लासेस में पढ़ चुके हो। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। आपको पढ़ाया गया होगा कि दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, उनके मासेस m1 और m2 हैं और उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, तब इनके बीच में एक फोर्स काम करता है। If the two particles of masses m1 and m2 are placed at a distance small r, then a force of attraction is acted in between these two particles. This force is called gravitational force, Newton's gravitational force. You already know about this force. This is defined by this relation F is equal to G m1 m2 upon r square. आपको एक बात ध्यान रखना है कि इन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। इस फोर्स की प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये इन दोनों पार्टिकल्स के मासेस के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल है और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बीच में एक कांस्टेंट यूज किया हुआ है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक इसी तरीके से कूलॉम्स ने हमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करके बताया। जिस तरीके से दो मासेस को अगर हम कुछ डिस्टेंसेस पर रख दें तो उनके बीच में एक फोर्स काम करने लगता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज रख दें तो उनके बीच में भी एक फोर्स लगने लगता है। बट दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। If we have to place two charged particles close to each other, then a force would start in between the two charged particles. But this force is not just equal to the Newton's gravitational force, because the Newton's gravitational force is only attractive force, but electrostatic force between the two charged particles either may be attractive or repulsive. The properties of the force depends upon the nature of the charge which placed near to each other. This is Coulomb's law. Now we are going to be discussing here Coulomb's law. According to Coulomb's, if two charged particles of charges q1 and q2 are placed very near to each other, suppose they are placed at distance r, small r. One thing is remember here, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि दो चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के बहुत क्लोज रखना है। इतना क्लोज कि इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इस पर आए और इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इस पर आए, जिससे कि ये एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली फोर्स क्रिएट कर सकें। अगर ये पार्टिकल्स ज़्यादा डिस्टेंस पर रखे जाएंगे तब इनके फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इनके एक दूसरे के ऊपर नहीं आ पाएगा, जिससे कि ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट द टू चार्ज पार्टिकल्स शुड बी प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। लेट द टू चार्ज पार्टिकल्स q1 and q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r. द फोर्स आइदर मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव. The force acted between these two charged particles may be attractive or repulsive. As you know, if q1 and q2 are similar in nature, suppose q1 is positive charge and q2 is also positive charge, as you know the properties of charge, then they produce a repulsion force. Suppose the two charged particles are negatively charged, then they also produce the repulsion force. If
These two charged particles are opposite in nature. Suppose Q1 is positively charged and Q2 is negatively charged, then they create the attraction, force of attraction in between them. It means is that the force either may be repulsive or may be attractive. It depends upon the nature of the two charged particles which placed close to each other. ये force चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, आइदर दिस फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, हैविंग द सेम रिजल्ट, हैविंग द सेम फॉर्मूला ऑफ द कूलम्स. कूलम्स ने जो हमको रिलेशन बताया वो फोर्स के लिए बताया, और वो फोर्स कैसा भी हो, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक जैसा काम करता है. अकॉर्डिंग टू कूलम्स ये फोर्स उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेव करता है. This force is proportional to multiplication of magnitude of charge and inversely proportional to square of the distance in between these two charges. हम इनको combine कर सकते हैं. Hence we get F proportional to Q1 Q2 upon R square. Proportional का साइन हटाकर हम एक constant यूज कर सकते हैं K Q1 Q2 upon R square, where K is a constant. You can say this is proportional constant. ये proportional constant है. जिस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस में हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूज किया था, इन द सिमिलर वे वी आर यूजिंग हियर द कांस्टेंट K. The value of constant K is defined as K is defined by this relation 1 upon 4 pi epsilon 0. यहाँ पर एक नया सिंबल यूज हुआ है epsilon naught, epsilon 0, epsilon naught. What is this? This is called permittivity of the medium in free space. This is called permittivity of the medium in free space. Now we can write the formula for the forces. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. This is the real formula of the force acting between two charged particles placed near to each other. Now we are going to discussing here what is the permittivity of the medium, what is its unit and what is its value and its dimension. Unit, dimension and value of एप्सिलॉन नॉट. इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं. वी हैव द फॉर्मूला फॉर द फोर्सेस. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. Epsilon naught is equal to 1 upon 4 pi Q1 Q2 upon F R square. Now unit of epsilon naught, 1 upon 4 pi is a constant term, does not have any unit. Q1 and Q2 are the charge. As we already told you, the unit of the charge is coulomb. Now it become coulombs ka square, the square of coulombs. F is the force, its unit is Newton, R is the distance and its unit is meter, meter ka square. Now the unit is coulomb square per Newton meter square. This is the unit of epsilon naught. Epsilon naught is what? It is the permittivity of the medium in free space. You can say in air. This is the permittivity of the electric field in air. The value of epsilon naught is 8.86
into 10 to the power minus 12 Coulomb square per Newton meter square. This value is the constant value. You have to remember this. This is a constant value of permittivity of the medium in free space, applicable everywhere. Again, dimension. As we know, the formula is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. Epsilon naught is equal to 1 upon 4 pi Q1 Q2 upon FR square. Now it become 4 pi, 1 upon 4 pi is dimensionless. It is a constant quantity. Q is the charge. Its dimension is AT. AT. F is the force. Its dimension is mLT minus 2. And R is the distance. Its dimension is L square. Now simplify this. We get m minus 1 L minus 3 A2 T की power 4. Check this relation. M minus 1 L minus 3 A2 T to the power 4. This is the dimension of epsilon naught. आपको formula पता लगा है. Now we can write the formula for Coulomb's law is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. अब हमको 4 pi पता है. 4 pi is the constant term. Epsilon naught we know that it is a permittivity of the medium in free space and its value is also we know. Now we can find out the value of this relation. 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon 4 into 3.14 into 8.86 into 10 to the power minus 12. If we solve that, then we get 9.0 into 10 to the power 9. And its unit is Newton meter square per Coulomb square. This is the value of constant K, proportionally constant, which we have to used earlier in Coulomb's relation. Now the formula for the force is become 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2 upon R square. This is the real formula which we can use in numerical purpose, and its unit is Newton. This is the formula for the force. It doesn't matter, the force either may be attractive or repulsive, but the real formula for the force is this. एक चीज और जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन या जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो एयर में करते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू ऑलवेज यूज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन फ्री स्पेस. बट अगर हम इसको किसी दूसरे मीडियम में एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, सपोज वाटर में या किसी मेटल में या किसी और मीडियम में, then we have to change the permittivity. The permittivity become epsilon is equal to epsilon 0 K. Now what is epsilon? Epsilon is the permittivity of the medium. जिस मीडियम में हम लोग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं, ये उस मीडियम की परमिटिविटी है. एंड व्हाट इज एप्सिलॉन 0? एप्सिलॉन 0 को आपको पहले ही बताया हुआ है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन फ्री स्पेस. एंड व्हाट इज के? के इज dielectric constant. K is dielectric constant. This is the dielectric constant of that medium in which the experiment is conducting. Now the dielectric constant is written in this relation epsilon upon epsilon naught.
Since epsilon and epsilon naught both are the permittivity, that's why the dielectric constant does not have any unit or dimension. Dielectric constant की definitions को हम यहाँ से define कर सकते हैं. As we know, the dielectric constant is defined the ratio of epsilon and epsilon naught. Now we say that definition of dielectric constant is, it is defined the ratio of permittivity of the medium with respect to permittivity of the medium in free space. Again, I repeating you, the dielectric constant of the material or the medium is defined the ratio of the permittivity of that medium with respect to the permittivity of the medium in free space. This is the definition of dielectric constant. Even the dielectric constant does not have any unit and dimension, but it has its own value. For air, its value is 1. For water, its value is 81. For metal, its value is infinity. Every medium has its own dielectric medium value, dielectric constant value. जो मीडियम आपको दिया जाएगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता होगा या मेंशन होगा, जिसको आप न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं. नाउ वी कैन राइट द डाइलेक्ट्रिक यूजिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल is given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 K Q1 Q2 upon R square. Since सारे प्रैक्टिकल्स एयर में कंडक्ट होते हैं, हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर डिफाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर यूजिंग द एयर मीडियम. हम वाटर में जाकर या किसी मेटल में या किसी और मीडियम में जाकर उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको एयर में ही कंसीडर कर रहे हैं. दैट्स वाई फॉर एयर K is equal to 1. Now the force become 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. This is the expression for the force according to Coulomb's law. अब ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन है Coulomb's law का जो हम डिफाइन कर रहे हैं. हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं. वेक्टर फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. Now, vector form of Coulomb's law. Vector form of Coulomb's law. कोई स्पेशल टेक्निक हमको यूज नहीं करनी है. जो हमने Coulomb's law का जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा है वही एक्सप्रेशंस है, बट इसको वेक्टर फॉर्म में डिफाइन कर देना है. लेट अस कंसीडर टू चार्ज पार्टिकल्स Qi and Qj are placed at r distance. Suppose the position vector from I to j is rij, position vector from j to I is rji, force acted from I to j is Fij, and force acted from j to I is Fji. Again, I mention you the force either may be attractive or repulsive. It doesn't matter. We are always be using the same relation of general expression of Coulomb's law. Now, first we consider the force acted on Qj. Force on Qj by Qi. Fij is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Qi Qj upon Rij mod magnitude of this position vector square, and using Rij cap. This is the unit vector along the direction of force. This relation is just similar to the general expression of force according to Coulomb's law. Using this 1 upon 4 pi epsilon 0, two charged particles magnitude Qi and Qi and Qj, and distance between two charged particles is the magnitude of the position vector, and using
unit vector Rij cap. Since we know that Rij cap is equal to Rij vector upon magnitude of R. आपने वेक्टर्स चैप्टर्स में ये पढ़ा होगा कि किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर हमें डिफाइन करना है then we have to use this relation, the giving vector with respect to the magnitude of that vector. तो हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं. हमारे पास एक रिलेशन बनकर आ जाएगा Fij is equal to 1/4πε0 Qi Qj upon mod Rij का स्क्वायर Rij वेक्टर अपॉन मॉड Rij. ठीक है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर इन दिस रिलेशन and calculate this, we get Fij is equal to 1/4πε0 Qi Qj upon Rij का whole cube Rij vector. This is the force acted on Qj particle by Qi, and this is the vector form of the force. You can also say this is the vector form of Coulomb's law. In similarly, force acted on Qi by Qj, Fji is equal to 1/4πε0 Qi Qj upon Rji mod का whole cube Rji vector. This is the force acted on Qi by Qj. These are the two expressions which represent the vector form of Coulomb's law. Both forms are just similar to the actual relations of Coulomb's law of force acted between two charged particles. This is the electrostatic force. You can say this is the electrostatic force because charged particles creating the force in between them is called the electrostatic force. This is also the electrostatic force. अब हम लोगों ने एक चीज यहाँ पे नोटिस की है कि Qi Qj पर एक फोर्स लगा रहा है, Qj Qi पर एक फोर्स लगा रहा है. Qi is applying a force on Qj and Qj is applying a force on Qi. दोनों ही फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं. एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कैसे करते हैं हम लोग जरा इस पर डिस्कशन करते हैं. आप देख सकते हैं 1/4πε0 दोनों में कॉमन है एंड एज यू नो it is a scalar quantity. Qi Qj also the scalar quantity and this is the magnitude is also the scalar quantity. Only the vector quantity they represent is position vector. Ri and Rji both are opposite. Since Rij is equal to minus Rji, hence Fij is equal to minus Fji. This is law of action reaction, Newton's third law of motion. तो बच्चों ये था आपका कूलॉम्स लॉ. आज के वीडियो में इतना ही. हमारा चैनल देखते रहिए, हम आपके लिए रोज़ एक नया टॉपिक अपलोड करेंगे. हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए. अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए. हमारा व्हाट्सएप नंबर हम पहले ही आपको मैसेज कर चुके हैं, उस पर हम अपने क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं. स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स उसमें पूछ सकते हैं और उसमें अपलोड किए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं. एक बार फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ. माय व्हाट्सएप नंबर इज 7895088005. If you have
Any problem, you can ask me on my WhatsApp number. Subscribe to my channel Concept Online Education and take the advantage of online study. Thank you very much.